बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एंटीटेस्ट फिजिक्स सीरीज़ में अगला जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो है जो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड। वैसे तो ये बहुत वर्सटाइल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इनका बेसिक फैक्टर्स मैं आपको समझाऊंगा। तो देखें कि काइनेटिक एनर्जी की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, 1/2 mv²। और मोमेंटम की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, P = mv। दोनों ही मोशन से रिलेटेड हैं, और अगर एक बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो लाजमी है कि उसके पास मोमेंटम भी होगा। अब हमने करना ये है कि एनर्जी की इक्वेशन में मोमेंटम को डेवलप करना है। वो हम कैसे करेंगे? एनर्जी की इक्वेशन लिखी 1/2 mv²। हम इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ऐसा करने से हमें जो रिलेशन मिलेगा E = 1/2 m, ये m इस 2 के साथ आ जाएगा और ऊपर वाला m मल्टीप्लाई होकर m² v² बन जाएगा। अब यहाँ से देखें कि हमारे पास जो p² है, इट कैन बी रिटन एज m² v²। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी कैन बी रिटन एज, दिस फैक्टर कैन बी रिटन एज p² डिवाइडेड बाय 2m। तो ये वो रिलेशन है स्टूडेंट्स जो बनता है एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान। अब मास ऑफ अ बॉडी क्लासिकल मैकेनिक्स में कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम स्क्वायर्ड। अच्छा, ये एनर्जी की इक्वेशन बन गई। यहीं से हम मोमेंटम की इक्वेशन भी बना सकते हैं कि p² = 2m इंटू ई, 2m ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल p की इक्वेशन क्या बनेगी, √2m e। यानी मोमेंटम इज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी इज रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ से जो MCQs बन सकते हैं वो ये कि अगर एक बॉडी का मोमेंटम 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज करेगी। देखें, अब मोमेंटम में आप 2 पुट करेंगे 2 टाइम्स के लिए, तो 2 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इट मीन्स कि अगर मोमेंटम 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी। मोमेंटम 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज करेगी, एंड सो ऑन। फिर इसी तरह काइनेटिक एनर्जी अगर 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी तो मोमेंटम कितने टाइम इंक्रीज करेगा, 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो √4 कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स। यानी इन्वर्सली चलते जाएंगे। तो ये 2 रिलेशंस हैं एनर्जी और मोमेंटम के। अब इससे आगे कुछ और तरह के प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये होती है, क्या हैवी एंड अ लाइटर बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पोजेसेस ग्रेटर मोमेंटम। यानी अगर इन दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी E1 इज इक्वल टू E2, तो फिर क्या दोनों का मोमेंटम भी सेम होगा या किसी एक का मोमेंटम ग्रेटर और किसी का लेसर होगा। तो चूंकि हमने यहाँ पे इक्वालिटी से स्टार्ट लिया है, E1 मस्ट बी इक्वल टू E2, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो दोनों के वही रिलेशंस, वही फॉर्मूलाज लिख लें जो भी आपने डराइव किए हैं। E = p²/2m। तो E1 के लिए लिखें p1² डिवाइडेड बाय 2m1, और E2 के लिए लिखें p2² डिवाइडेड बाय 2m2। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। आपने यहाँ पे रेशो बना लेनी है p1/p2² इज इक्वल टू m1/m2। थर्डली, जब हम इन स्क्वेयर्स को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा। अब ये इक्वलिटी या ये प्रोपोर्शनलिटी ये बन रही है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। अब इसको पढ़ना कैसे? अगर 2 ऑब्जेक्ट्स की स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो उनका जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है, या स्क्वायर रूट ऑफ मास होता है। इट मीन्स कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसी का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो अगेन लिसन, दोनों के दोनों जो आपके पास हैं मासेस, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है लेकिन उनका मोमेंटम सेम नहीं होगा। जो बॉडी ग्रेटर होगी मास में उसका मोमेंटम ग्रेटर होगा। ये रिजल्ट हमें दे रही है प्रोपोर्शनैलिटी। सेकेंडली,
अगर ये दोनों हैवी और लाइटर बॉडी, ये हैवी और लाइटर कुछ भी हो सकती है, एक ट्रक और एक कार भी हो सकती है, आपसे कहा जाए कि दोनों मूव कर रही हैं तो दोनों का मोमेंटम सेम है, यानी P1 इज इक्वल टू P2। तो यहाँ पे आप वो रिलेशन यूज़ करें, P इज इक्वल टू √2mE। तो यहाँ पे आप लिखेंगे √2m1E1 मस्ट बी इक्वल टू √2m2E2। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, m1E1 इक्वल्स टू m2E2। सो नाउ E1 ओवर E2 इज इक्वल टू m2 बाय m1। अब गौर करें, यहाँ पे रिलेशन डायरेक्ट नहीं आ रहा, यहाँ तो 1 on 1 था, 2 on 2 था, यहाँ पे 1 इनवर्सली रिलेटेड टू 1 है। इसका मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली रिलेटेड टू मास हो जाती है। और ऐसी सूरत हाल में अब हम क्या कहेंगे कि जिस बॉडी का मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी। सो इफ अ हैवी एंड लाइटर बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम्स देन देयर एनर्जी विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू द मास। तो जो स्मॉलर मास होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी। अब अगर आपको मासेस गिवन हो तो फिर आप इसको यूज़ कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि अ बॉडी ऑफ 1 kg, 4 kg एंड 1 kg, लेट्स से ग्रेटर मास 4 kg और स्मॉलर मास 1 kg हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम्स? तो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट P1 रेशियो P2 अंडर रूट M1 रेशियो अंडर रूट M2। यानी इस इक्वेशन को आप यूँ भी लिख सकते हैं। अब अंडर रूट ऑफ M1 है 4 kg और M2 है आपके पास 1 kg, तो योर आंसर विल बी 2:1। यानी अगर 4 kg और 1 kg जो आपके पास मासेस हैं उनका मोमेंटम, उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी तो फिर उनकी एनर्जी का जो मोमेंटम का जो रिलेशन होगा वो 2:1 होगा। यानी जो हैवियर बॉडी है उसका मोमेंटम 2 times ग्रेटर होगा देन द लाइटर बॉडी। सेम यही कंसिडरेशन अगर हम अप्लाई करते हैं इस केस में कि एक 4 kg और 1 kg की बॉडी का मोमेंटम सेम है, तो अब उनकी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन इन्वर्स होगा। यानी आपको जिस सीक्वेंस में मास दिया है कि पहले 4 kg का जिक्र हुआ फिर 1 kg का, तो मास का रिलेशन क्या है? इन्वर्स। यानी यू विल राइट E1 रेशियो E2 इज इक्वल टू 1/m1 रेशियो 1/m2। यानी आप लिखेंगे 1/4 रेशियो 1/1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपके पास आंसर आएगा 1:4। यानी ये उल्टा आंसर आएगा उसका इनवर्स रिलेशन के तहत। इसी तरह स्टूडेंट्स एक रिलेशन है कि वो कौन सी स्पीड है जिस पर मोमेंटम न्यूमेरिकली इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी के। अब क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ है कि मोमेंटम को इक्वल रखना है आपने किसके? काइनेटिक एनर्जी के, और फाइंड करनी है किसकी वैल्यू? वेलोसिटी की। तो यू विल राइट दैट एनर्जी इक्वल्स टू मोमेंटम, यानी 1/2 mv² इज इक्वल टू mv। मास से एक मास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1/2 v² इक्वल्स टू v आ जाएगा, स्क्वायर से एक v कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 v इज इक्वल टू 1। 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो v इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो 2 मीटर्स पर सेकेंड वो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स जिस पर जो आपके पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल जो आंसर है वो सेम होता है। स्टूडेंट्स इसी तरह कुछ क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के, कि इफ मोमेंटम इंक्रीज बाय 100% देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय। अच्छा, फॉर्मूला पे जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बता दूं। फ़र्ज़ करें आप मार्केट में जाते हैं और आप एक चीज़ परचेज़ करते हैं जिसकी कीमत है 1000 रुपीज़, ऑलराइट। अब फ़र्ज़ करें कि उस पर सेल लगती है 50%, तो आप उसकी प्राइस में से उसका 50% यानी 1000 का 50% क्या होगा? 500, वो कम कर देंगे, तो अब इसकी प्राइस कितनी रह जाएगी? 500 रुपीज़। अच्छा, अगर इस पे सेल लगती है 75%, तो आप इसका 75% यानी 750 इसमें से माइनस कर देंगे, इसकी प्राइस कितनी रह जाएगी? 250 रुपीज़। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी खुशकिस्मती हो आपकी कि इस पे 100% सेल लग जाए, तो 100% ऑफ 1000 ही होता है, तो 1000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो इसकी प्राइस क्या रह जाएगी? 0 रुपीज़। यानी ये क्या हो जाएगा? टोटली फ्री हो जाएगा। ये तो मैं परसेंटेज कम करता जा रहा हूँ।
यहाँ पे क्या है, इफ़ मोमेंटम इंक्रीज बाय 100%। सो सपोज कि हम इस 1000 रुपीज़ को प्राइस पी कह लेते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसमें 100% ऑफ दैट वैल्यू इजाफा हो गया है, तो 1000 का 100% कितना होगा, 1000। हम यानी प्राइस में इसी जितनी और प्राइस ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट्स जो न्यू प्राइस हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी P प्लस P इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ P। सो द न्यू प्राइस इज 2P, जबकि ओरिजिनल प्राइस क्या थी, P 1000। ये एग्जाम्पल है, सिर्फ इसको जहन में रखना है, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको आगे बहुत काम देगी अंडरस्टैंडिंग में। अब आते हैं कि किस फॉर्मूला से हम परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करने का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है कि डेल E बाय E इंटू 100%। बाय रिमेंबरिंग दैट एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर ओवर 2m। चूँकि इंक्रीज सिर्फ मोमेंटम में आया है तो हम मास को इग्नोर कर देते हैं, तो मास को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इक्वालिटी को प्रोपोर्शनलिटी में चेंज कर देते हैं कि एनर्जी इज रिलेटेड टू P स्क्वायर। अब डेल E बाय E इंटू 100% का न्यूमेरिकल मीनिंग ये है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100%। ऑलराइट, अच्छा, अब न्यू काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू मोमेंटम, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल मोमेंटम। ये भी ओरिजिनल है तो ओरिजिनल मोमेंटम आ जाएगा इंटू 100% आ जाएगा। अब देखें न्यू मोमेंटम में कितना इजाफा हुआ, 100%। तो हम यहाँ P डैश की जगह पे लिखेंगे कि पहले जो आपका मोमेंटम था P था और उसमें फिर 100% यानी 1 टाइम्स ऑफ P इजाफा हो गया। अब 100% का मतलब है स्टूडेंट्स 100% ऑफ मोमेंटम, 100% ऑफ मोमेंटम इट विल बी इक्वल टू P। अच्छा, अगर लिखा हो 50% ऑफ मोमेंटम तो इट विल बी इक्वल टू 0.5 P। अगर लिखा हो 20% ऑफ मोमेंटम तो फिर होगा 0.2 P। ऑलराइट, ये फैक्टर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने आपको कुछ चैलेंजेस, कुछ ड्रिल्स देनी है जो आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर करने। अच्छा जी, तो यहाँ तक हो गया हमारे पास P प्लस P स्क्वायर। ये P डैश की वैल्यू होगी कि ओरिजिनल वैल्यू P थी और न्यू कितना ऐड हुआ, 100% ऑफ P। अच्छा, इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला P स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर इंटू 100%। ऑलराइट, अच्छा, फर्दर P प्लस P क्या हो जाएगा, 2P। तो 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर ओवर P स्क्वायर इंटू 100% इक्वल्स टू, अब 2P स्क्वायर मीन्स 4P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर, तो इट विल बी 3P स्क्वायर बाय P स्क्वायर इंटू 100%। P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 300%। स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल लॉन्गर मेथड है। रिमेंबर, आप ये ड्रिल पूरी करेंगे, इस न्यूमेरिकल फार्मूला को बार बार प्रैक्टिस करके जब कंफर्म कर देंगे मुझे कमेंट्स में कि यस वी हैव डन इट, फिर आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इसका एक ऐसा ज़बरदस्त शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको ये पूरा प्रोसीजर भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, अच्छा, यहीं से मैं थोड़ी सी परसेंटेज की वैल्यू चेंज करके आपको रिजल्ट बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पर 100% नहीं 50% इंक्रीज़ आया, तो देखें बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास इस जगह पर चेंजिंग होगी सिचुएशन में। यहाँ पर जो आपके पास अब फॉर्मूला बनेगा वो ये कि न्यू मोमेंटम है कि ओरिजिनल तो P है लेकिन उसमें 0.5 टाइम्स ऑफ P का इजाफा हुआ है। 50% का मतलब है 0.5 ऑफ P, ऊपर स्क्वायर माइनस P स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय P स्क्वायर इंटू 100%। अब यहाँ से ऑनवर्ड क्या चेंजिंग्स आएंगी, यहाँ से ऑनवर्ड जो चेंजिंग आएंगी स्टूडेंट्स वो चेंजिंग्स कुछ यूँ होंगी कि P प्लस ये हो जाएगा 1.5 P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर इंटू 100%। अब 1.5 P स्क्वायर का जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 2.25 P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर इंटू 100%। आई एम होपफुल कि आप यहाँ से फॉलो कर गए।
अब देखें यहाँ पे 20% आ जाए तो आप यहाँ पे 0.2 लिख देंगे, यहाँ पे 30% आ जाए तो आप यहाँ पे 0.3 लिख देंगे। सो देखें 2.25 माइनस पी, ये आपके पास आ जाएगा 1.25 पी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इंटू 100%। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास कितना इजाफा आ जाएगा, 125%। सो देखें अब हमारे पास जो आंसर्स आए हैं स्टूडेंट्स वो क्या आए हैं, यहाँ पर आंसर्स लिखते हैं कि जब मोमेंटम में 100% इंक्रीज आया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आया, 300%। जब मोमेंटम में 50% इंक्रीज आया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आया, 125%। फिर बता रहा हूँ, पहले आपका काम है इसको ड्रिल करना, इस फार्मूला को प्रॉपर प्रैक्टिस करना, फिर मैं आपको इसके शॉर्टकट्स बताऊंगा, इतनी जल्दी नहीं, ताकि आप पहले फिज़िक्स को जो है न्यूमेरिकली सॉल्व करना सीखें। तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाए तो ये उसका बेसिक होता है, चेंज इन द वैल्यू डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%। अच्छा, अब हम अगले स्टेप में इसी चीज़ को जो है वो इन्वर्ट कर देंगे, इंक्रीज करेंगे एनर्जी को बाय द परसेंटेज और देखेंगे कि मोमेंटम में कितना चेंज आता है। उससे पहले मैं आपको जो ड्रिल देने जा रहा हूँ वो ड्रिल ये है स्टूडेंट्स कि मैंने 100% और 50% से सॉल्व किया। करना आपने ये है कि यही स्टेटमेंट लिख के आपने यहाँ जो परसेंटेज इंक्रीज है आपने 10% से भी फाइंड करना है, 20% से भी, 30 से भी, 40%, 50, 60, 70, 80, 90% से भी, 100 से भी और 200 से भी। ठीक है, ये तमाम आपने वैल्यूज़ जो हैं इसी गिवन फार्मूला के अकॉर्डिंग टेस्ट करनी है। देन आफ्टर वर्ड्स फिर आपको मैं आने वाले लेक्चर्स में कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा। अब हम चलते हैं इसे नेक्स्ट स्टेप पे। स्टूडेंट्स, जो स्टेटमेंट पहले थी अब उसी स्टेटमेंट को मैंने कुछ यूँ चेंज कर दिया है कि अब मोमेंटम में नहीं, अब क्वेश्चन है कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय 44% देन इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज बाय। अब रिलेशन याद रखते हुए कि पहले तो हमने पढ़ा ना कि मोमेंटम, एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन है प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम का एनर्जी से रिलेशन क्या होगा, अंडर रूट के साथ। सो हमें मोमेंटम में परसेंटेज चेंज निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेल पी ओवर पी इंटू 100%। व्हाट डज इट मीन, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल बाय इनिशियल। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, चूंकि मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई है तो अंडर रूट ऑफ ई डैश यानी न्यू एनर्जी माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अब एनर्जी में कितना इंक्रीज आया, 44%, तो हम क्या करेंगे, ई डैश की जगह लिखेंगे ई प्लस 0.44 ई। ये जो 44% ऑफ ई है, 44% ऑफ ई का मतलब होता है 44 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ई, तो ये क्या बनेगा 0.44 ई। तो ई डैश के लिए ई प्लस 0.44 ई। अब देखें यहाँ पे 50% हो तो 0.5, यहाँ पे 60% हो तो 0.6 एंड सो ऑन, माइनस ई डिवाइडेड बाय ई। अब ई प्लस 0.44 बनेगा स्टूडेंट्स 1.44। अब देखें 1.44 का स्क्वायर रूट समझने के लिए ये देखें कि 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो 1.44 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1.2। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैंने 1.44 का स्क्वायर रूट लिखा है 1.2 अंडर रूट ई माइनस ई डिवाइडेड बाई। अब 1.2 अंडर रूट ई में से अंडर रूट ई माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास पीछे बचेगा 0.2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ई। अब अंडर रूट ई से अंडर रूट ई क्या होंगे, कैंसिल, तो 0.2 से जब 100% मल्टीप्लाई होगा तो व्हाट यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर 20%। अब यहाँ पर जब स्क्वायर रूट के साथ प्रोपोर्शनलिटी है तो चीज़ें और तरह बिल्ड हो रही हैं। तो रिमेंबर, आपको मैंने जो पहले ड्रिल दी है 10%, 20, 30, 40, उससे जो आंसर्स आपके मोमेंटम के इंक्रीज के आएंगे या काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज के आएंगे, ये दोनों आपस में वेरिएबल होंगे, यानी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में 12 यूज़ होती हैं। जैसे अगर आपको काइनेटिक एनर्जी में यूज़ दिया जाएगा ना, इंक्रीज दिया जाएगा तो वो 44% दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको मोमेंटम का इंक्रीज दिया जाएगा तो वो 20% दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट आंसर्स हैं। तो ये है स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आई एम होपफुल कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो जो ड्रिल मैंने आपको दी है वो जल्द से जल्द ड्रिल करके स्टूडेंट्स परफॉर्म करके मुझे बताएं, ताकि फिर हम अगले लेक्चर पे प्रोसीड कर सकें। तो अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 1 है कि 2 bodies of masses m1 and m2 have equal kinetic energies.
इफ़ P1 एंड P2 आर देयर रिस्पेक्टिव मोमेंटम देन रेशियो ऑफ P1 P2। इसके लिए मैं आपको लेक्चर में ये रिस्पेक्टिव फार्मूला बता चुका हूँ कि अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो P1 ओवर P2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M1 ओवर M2। सो आपने इसको सॉल्व करना है, C विल बी इट्स राइट आंसर। MCQ नंबर 2 के वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स डिपेंड्स अपॉन, तो इट डिपेंड्स अपॉन द वेट एंड द हाइट, तो C विल बी द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 3 है स्टूडेंट्स कि a light and a heavy body have equal momenta, which one has greater kinetic energy? As energy has relation p square over 2m, तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन इनवर्स होगा, तो अ बॉडी विद लेसर मास विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। MCQ नंबर 4 है स्टूडेंट्स कि अ बॉडी एट रेस्ट में हैव, तो चारों ऑप्शंस में से अगर उनकी बॉडी रेस्ट पर है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी हो सकती है, बाकी तीन ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगी। MCQ नंबर 6 है कि अगर मोमेंटम n टाइम्स इंक्रीज करे तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज करेगी? एज वी नो द रिलेशन E प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। सो अगर मोमेंटम डबल होगा के 4 टाइम्स हो जाएगी, मोमेंटम 3 टाइम्स होगा के 9 टाइम्स हो जाएगी, तो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करेगा, डी ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 7 कि when work is done on a body by an external force, its both kinetic and potential energy may change, work energy principle का concept है। और MCQ नंबर 8 कि the bob of simple pendulum of mass m and length l dropped from a horizontal position, dropped from a ये horizontal position, ठीक है, strikes a block of same mass इलास्टिकली प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। लेट्स से यहाँ पर एक और ब्लॉक पड़ा है तो ये बॉल जो है इससे इलास्टिकली आके कोलाइड करती है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक जो है, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट्स, तो ऑल द पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑल द काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh, काइनेटिक एनर्जी भी mgh। अब यहाँ पे जो हाइट है, जिस हाइट से ये बॉब डाउनवर्ड मूव किया, वो क्या हो जाएगा? l हाइट हो जाएगी, तो mgl विल बी द राइट आंसर। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 10 है आपके सामने कि अ बॉम्ब ऑफ 12 kg एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ मास 4 kg एंड 8 kg। द वेलोसिटी ऑफ 8 kg मास इज 6 मीटर पर सेकेंड, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास। अब यहाँ पर एक पार्ट का मास 4 kg है और एक का 8 kg है। लेट इट मूव विद द वेलोसिटी va, इट मूव्स विद द वेलोसिटी vb। अब vb वेलोसिटी हमें गिवन है, वो है 6 मीटर्स पर सेकेंड। हमसे पूछा है कि इस 4 kg वाले पार्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो इसका मास तो हमें गिवन है 4, बट इसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, तो यू कैन से कि MAVA विल बी इक्वल टू MBVB। अब यहाँ से VA आपने फाइंड करना है, वो आंसर आएगा 12, और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हो जाएगी 1/2 MAVA स्क्वायर। तो क्वेश्चन की टेक्निक याद रखनी है कि इस पे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा है और फिर उससे हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड की है। MCQ नंबर 12 पे राइट आंसर B आप फाइंड करेंगे। करना कैसे है कि एक ऑब्जेक्ट को हम इनिशियली थ्रो करते हैं वे बाय गिविंग एन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 490 जॉल्स। अब ये 490 जॉल्स एनर्जी लेकर जब अपवर्ड मूव किया है, तो आपसे पूछा है कि वो हाइट फाइंड करें जहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ रह जाएगी। अब ऑब्वियसली जहां पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ होगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। तो mgh विल बी इक्वल टू ke/2 एट अ हाइट h। वो हाइट जहां पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। इसको सॉल्व करके आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है और योर आंसर मस्ट बी 12.5 मीटर्स। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 13, इसमें आपको 2 मासेस गिवन है और इसमें आपने इनके मोमेंटम की रेशो फाइंड करनी है। तो यूज़ द रिलेशन P1/P2 अंडर रूट M1/M2 इफ़ एनर्जी इज कांस्टेंट। MCQ नंबर 14 में परसेंटेज चेंज आपने फाइंड करना है, उसका मैं शॉर्टकट लेक्चर में बता चुका हूँ कि आपको काइनेटिक एनर्जी में गिवन है, ठीक है, और आपने मोमेंटम में फाइंड करना है। अब रिलेशन यूँ होता है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ E, तो आपने ये वाला शॉर्टकट यूज़ करना है 1 + n माइनस होल अंडर रूट -1 × 100%। n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी?
3 होगी, इसको लेक्चर से सुन के अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन अल्फा आना चाहिए। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 15, राइट ऑप्शन इसका होगा बी ऑप्शन, अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी देन विच हैज़ ग्रेटर मोमेंटम। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के। तो ग्रेटर मास विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। और 16 पे इसी तरह आपने फाइंड करना है जो परसेंटेज चेंज है, उसमें मैं फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ E प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर। इन दिस केस आपने शॉर्टकट यूज़ करना है कि अगर आपको मोमेंटम में गिवन होना चेंज, तो एनर्जी में फाइंड करने के लिए आपने 1 + n² - 1। अब अप्लाई आपने इसे खुद करना है और राइट आंसर इसका C आना चाहिए। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 18 कि अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल किया जाए तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा? एज वी नो दैट मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू √E। तो अगर E को डबल किया गया है तो जो मोमेंटम में चेंज है वो √2 टाइम्स आएगा। 19 MCQ कि इफ अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। चूंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल है तो ग्रेटर हाइट विल बियर द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। MCQ नंबर 20 पे C विल बी द राइट ऑप्शन। आपसे पूछा है कि एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, तो जब वो वापस आकर जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, कि उसको थ्रो किया और वापस ग्राउंड पर टकराने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो याद रखें स्टूडेंट, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया जाता है, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड से उसको लॉन्च किया है, तो टकराने से ज़रा पहले भी उसकी स्पीड कितनी होगी? 2 मीटर्स पर सेकंड, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब v आपने यहाँ पर वही इनिशियल 2 सपोज करना है 1/2 mv²।